गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हमारा टॉपिक चल रहा है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से हमने अमीनो एसिड कर लिया, पेप्टाइड्स कर लिया, पॉलीपेप्टाइड कर लिया और प्रोटीन टॉपिक चल रहा है। और प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे हम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो थी प्रोटीन की संरचना। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की संरचना में हमने प्राथमिक और द्वितीयक संरचना को कर लिया था। अब आती है तृतीयक संरचना। कौन सी भाई? तृतीयक संरचना। तो प्रोटीन जो होती है वो 4 प्रकार की संरचना शो करती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक या चतुर्थक बोल सकते हैं अपने। तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना के अंदर क्या होता है? प्रोटीन जो होती है वो त्रिविमीय संरचना के रूप में पाई जाती है। प्रोटीन की जो संरचना, तृतीयक संरचना जो होती है वो त्रिविमीय संरचना के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर जो द्वितीयक संरचना की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के मोड़ों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के बंधों के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं और एक संरचना का निर्माण करती है। और वो संरचना क्या होती है? तृतीयक संरचना होती है। तो तृतीयक संरचना में कई प्रकार के बंध भी बनते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। तो जैसे पहला बंध हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध तो जो प्रोटीन बनती है वो अमीनो एसिड के जुड़ने से बनती है, या हम ऐसे कहें कि प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड की एक श्रृंखला के रूप में होती है, या प्रोटीन की जो प्राथमिक इकाई जो होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड होते हैं। और अमीनो एसिड के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पाए जाते हैं। तो इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर कोई भी एक हाइड्रोजन या दूसरे रणविद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के साथ में बॉन्डिंग करता है और किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन बंध का। तो तृतीयक संरचना के अंदर हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है जल विरोधी बंध। जल विरोधी बंध इस श्रृंखला के अंदर जल विरोधी बंध जो होता है वो इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर अमीनो एसिड के अंदर बनता है। विपरीत प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या करते हैं? जल विरोधी बंध का निर्माण करते हैं। तीसरा जो बंध बनता है वो होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध। अब देखिए हमारे पास में क्या है? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के अंदर अमीनो समूह भी पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाता है। और जब उसे ज्विट्राइन में चेंज करते हैं तो वो उभयधर्मी प्रकार का होता है। वो अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है, वो क्षार की तरह भी व्यवहार करता है। और उसमें दनाइन भी बनते हैं, उसमें रिनाइन भी बनते हैं। और जहाँ दनाइन और रिनाइन बनेंगे या वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। इसके अलावा एक बंध और बनता है जिसको बोला जाता है डाइसल्फाइड बंध। डाइसल्फाइड बंध जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना है उसके अंदर ये 4 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। चौथा बंध जो होता है वो डाइसल्फाइड बंध होता है। तो डाइसल्फाइड के अंदर क्या होता है? प्रोटीन की जो 2 समानांतर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इन डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना थी। और इस तृतीयक संरचना के अंदर ये जो संरचना है वो त्रिविमीय संरचना के रूप में पाई जाती है, जिसमें 4 प्रकार के बंध बनते हैं। हाइड्रोजन बंध, एक हाइड्रोजन दूसरे रणविद्युतीय के मध्य जो बंध बनता है उसको हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। जल विरोधी बंध, विपरीत अमीनो एसिड एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं तो जल विरोधी बंध का निर्माण करेंगे। जहाँ दनाइन रणनाइन होंगे वहाँ कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध। और जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं तो कौन सा बंध बनाती हैं? डाइसल्फाइड बंध का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसमें जो श्रृंखलाएं होती हैं वो इस तरीके से
जुड़ी रहती हैं। एक श्रृंखला तो ये हो गई, और दूसरी श्रृंखला ये इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विभिन्न फंदों या जोड़ों के द्वारा इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली आती है चतुर्थक संरचना। चतुर्थक संरचना, चतुर्थक संरचना के अंदर क्या होता है, ये जो फंदे या मोड़ होते हैं वो और ज़्यादा गहराई में होते हैं। यहाँ पर 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं थी, वहाँ पर क्या होगी, ये तो होगी साथ में। ठीक है, ये तो बनी ही बनेगी साथ में इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एक और श्रृंखला भी होती है इस तरीके से, वो आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से फंदों के द्वारा, और ये श्रृंखलाएं ऐसे डबल डबल फॉर्म में पाई जाएंगी ऐसे। यानी कि जब द्वितीयक संरचना की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाएं तो उस श्रृंखला को बोला जाता है चतुर्थक संरचना। ये एक मैंने इसकी कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होती, मैंने एक प्रकार से बताया कि जैसे 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ मोड़ या फंदों के द्वारा जुड़ी है तृतीयक संरचना, और जब इसको डबल करके मोड़ या फंदे बना दिए जाए तो कौन सी संरचना का निर्माण होता है, चतुर्थक संरचना का। तो इसके साथ ही हमारा प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। अब देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आनुवंशिक गुणों की। अब देखिए, हमारे माता पिता जो होते हैं उनसे हमें कुछ आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं, चाहे दादा दादी से प्राप्त हो, चाहे नाना नानी से प्राप्त हो। जो करैक्टर उनके अंदर होता है हमारे अंदर आ जाता है, तो वो गुण कौन सा होता है, आनुवंशिक गुण होता है। वो गुण कौन सा होता है, आनुवंशिक गुण होता है। इसका निर्धारण कौन करते हैं, जीन करते हैं। और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होते हैं। जीन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। और गुणसूत्रों के अंदर मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। मुख्य अवयव पाया जाता है और उस मुख्य अवयव को बोला जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। और मुख्य अवयव क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, एक प्रकार की संयुग्मित प्रोटीन है। क्या है, संयुग्मित प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोस्थेटिक समूह पाया जाता है, प्रोस्थेटिक समूह पाया जाता है। और उस प्रोस्थेटिक समूह को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर एक प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक जो अम्ल है वो इस फॉर्म में पाया जाता है। देखो, आनुवंशिक गुण होते हैं, आनुवंशिक गुणों का निर्धारण कौन करता है, जीन। जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर। गुणसूत्र का जो मुख्य अवयव होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जो संयुग्मित प्रोटीन है। संयुग्मित प्रोटीन है तो उसके अंदर एक तो प्रोटीन भी पाई जाएगी, साथ में प्रोस्थेटिक समूह पाया जाएगा। और वो प्रोस्थेटिक समूह जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोस्थेटिक समूह की एकलक इकाई के रूप में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या होती है, एक तो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। तीसरा उसके अंदर फास्फेट समूह भी पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो होंगे उनके अंदर ये पाया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जो होंगे उनके अंदर तीनों पाए जाएंगे। तो हम फास्फेट समूह को छोड़ते हैं, एक बार हम शर्करा और क्षार की बात करते हैं। न्यूक्लिक
न्यूक्लिक अम्ल के अंदर शर्करा पाई जाती है और दो प्रकार की शर्करा होती है। एक होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक तो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है, और एक होती है राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा, शर्करा के अंदर दो शर्कराएं पाई जाती हैं। क्षार के अंदर अब डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है वो तो किसके अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर, ठीक है, और राइबोज शर्करा जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, आरएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं और एक होते हैं पिरिमिडिन। एक तो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, तो नाइट्रोजनीय जो क्षार या इसको नाइट्रोजनीय क्षार बोला जाता है क्योंकि नाइट्रोजन समूह पाया जाता है उसके अंदर। तो ये जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन के अंदर तो क्या पाया जाता है, एडिनिन और गुआनिन पाया जाता है। एडिनिन को ए से शो करते हैं और गुआनिन को किस से शो करते हैं, जी से, ठीक है। और पिरिमिडिन जो होता है उसके अंदर तीन पाए जाते हैं। एक तो यूरेसिल होता है जिसको यू से शो किया जाता है, एक होता है थाइमिन, थाइमिन जिसको टी से शो किया जाता है, और एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन जिसको सी से शो किया जाता है। जिसमें से यूरेसिल और थाइमिन जो होते हैं वो तो जो साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन ये तो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, और यूरेसिल और साइटोसिन जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया, शर्करा आ गई, नाइट्रोजनीय क्षार आ गए। तो इसके अंदर देखिए आनुवंशिक गुण का निर्धारण कौन करेगा, जीन का निर्धारण कौन करता है, गुणसूत्रों का मुख्य अवयव न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन एक युग्मित प्रोटीन है और प्रोस्थेटिक समूह क्या है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर शर्करा पाई जाती है, दो प्रकार की शर्करा, एक डीऑक्सीराइबोज एक राइबोज। डीऑक्सीराइबोज होती है वो तो डीएनए के अंदर पाई जाती है, राइबोज शर्करा जो होती है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। नाइट्रोजनीय क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन जो तो एडिनिन, गुआनिन, और पिरिमिडिन जो होते हैं वो यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। जिसके अंदर थाइमिन और साइटोसिन तो डीएनए के अंदर पाया जाता है, यूरेसिल और साइटोसिन किसके अंदर पाया जाता है, आरएनए के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से अब हम शर्करा दो प्रकार की होती है उन दोनों के स्ट्रक्चर करेंगे। नाइट्रोजनीय क्षारक दो प्रकार के होते हैं, उन सभी की संरचना से संबंधित बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है शर्करा, ठीक है। शर्करा जो होती है 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणु की एक वलययुक्त संरचना के रूप में पाई जाती है। और सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोज शर्करा की। पहले भी बना चुकी हूँ मैं स्ट्रक्चर आप राइबोज शर्करा की। राइबोज शर्करा को ऐसे शो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर OH और H, यहाँ H और OH होते हैं, यहाँ H और OH, और यहाँ होते हैं CH2OH और H। ये राइबोज शर्करा होती है जो किसके अंदर पाई जाती है, आरएनए के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में आती है दूसरी आती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा ये किसके अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर,
इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, यहाँ पर OH और H, यहाँ 2 नंबर कार्बन पर HH होते हैं, बस दोनों में यही फ़र्क होता है, बाकी सेम होती है स्ट्रक्चर H और OH। और इधर क्या पाया जाएगा, CH2OH और H। तो हम ऐसे कहें, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन से मिलकर बनी होती है, ये कार्बन बाहर होता है। वैसे इसको, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्यूरेनोज संरचना। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर के अंदर भी इन स्ट्रक्चर को किया था हमने, तो राइबोज संरचना या राइबोज शर्करा आरएनए के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर 2 नंबर कार्बन के अंदर HOH पाया जाता है, और डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो होती है उसके अंदर 2 नंबर कार्बन पर HH पाया जाता है, और कोई चेंज नहीं होता, दोनों वैसे बाकी सब सेम टाइप का होता है, बस 2 नंबर कार्बन की पोजीशन चेंज होती है। तो ये तो हमारी थी शर्करा, 1 नंबर पॉइंट न्यूक्लिक एसिड के अंदर। हम सभी नाइट्रोजनीय क्षारक या शर्करा या फास्फेट समूह की हम बात करेंगे, फिर उनके इन को जोड़कर हम क्या करेंगे, पीरिडीन बनाएंगे और प्यूरीन बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्लों के अंदर क्षार की बात करते हैं, क्षारक या नाइट्रोजनीय क्षारक। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, पहला है पीरिमिडीन, पीरिमिडीन नाइट्रोजनीय क्षारक, एक होता है प्यूरीन। ठीक है, पीरिमिडीन के अंदर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए UTC, क्या याद रखना है, UTC, इसका अर्थ है यूरेसिल, इसका अर्थ है थाइमीन, और इसका अर्थ है साइटोसिन। यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन, UTC, यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो इस प्रकार होती है N, और एक N यहाँ जुड़ा रहता है इस तरीके से, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ C डबल बॉन्ड O की कंडीशन पाई जाती है NH। जो पिरिमिडीन जो होता है ना, वो इन दोनों के N के साथ में बेंजीनिंग से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ में क्या होगा, H होगा। ठीक है, ये किसकी संरचना है, यूरेसिल की, UTC से लिया हमने, तो ये क्या बन गया, यूरेसिल बन गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में यूरेसिल आ गया, सेम यही स्ट्रक्चर वापस बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ NH, ये बॉन्ड यहाँ शो कर दिया, और यहाँ NH। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इस स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो यूरेसिल, और इसके अंदर सेम ऐसा ही बना करके, पहले हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा ही बना करके, और यहाँ क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, तो ये किसकी बन जाएगी, थाइमीन की संरचना बन जाएगी। किसकी बन जाएगी भाई, थाइमीन की संरचना बन जाएगी। तो हम क्या ले रहे हैं, UTC, यूरेसिल की बना ली, यहाँ NH, यहाँ NH, यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ C डबल बॉन्ड, और एक बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तो यूरेसिल होता है, और यूरेसिल को ही बना करके और उस कार्बन के साथ क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी, थाइमीन बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बनाते हैं साइटोसिन की, ये N और ये N, यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, यहाँ H, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये H हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब NH, C डबल बॉन्ड O ना आकर के क्या आएगा, NH2 आएगा, और ये किसकी संरचना हो जाएगी, साइटोसिन की हो जाएगी। ये संरचना किसकी हो जाएगी, साइटोसिन की हो जाएगी।
तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ NH, यहाँ NH, यहाँ सी डबल बॉन्ड, यहाँ सी डबल बॉन्ड और रखोगे, ये बॉन्ड बनाओगे यूरेसिल, यूरेसिल की बना करके यहाँ CH3 जोड़ दोगे तो किसकी बन जाएगी, थाइमीन की। और यहाँ सी डबल बॉन्ड और यहाँ NH2 या हाइड्रोजन हटा दोगे तो किसकी बन जाएगी, साइटोसिन की। तो पिरिमिडिन जो होते हैं वो 3 होते हैं, यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन। यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन 3 टाइप के होते हैं और तीनों टाइप के हमने बना लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम प्यूरीन की। सेकेंड नंबर, इसको साफ कर देती हूँ। सेकेंड नंबर आता है प्यूरीन। क्या आता है, प्यूरीन। और प्यूरीन के अंदर Ag पाया जाता है। क्या पाया जाता है, Ag। इसका नाम है एडिनिन। A से एडिनिन और G से गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। तो प्यूरीन जो होते हैं वो हमारे पास में 2 ही होते हैं, एक एडिनिन होता है, एक क्या होता है, गुआनिन होता है। एक तो एडिनिन होता है और एक गुआनिन होता है। तो जैसे देखिए हमारे पास में हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएं, N और ये N इस तरीके से इस फॉर्म में पाया जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ N और ये इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, NH और यहाँ क्या हो जाएगा, NH2। इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट, इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट, इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट और इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है, ये तो क्या बन गया, एडिनिन बन गया। क्या बन गया भाई, एडिनिन बन गया। तो जो प्यूरीन जो होती है इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरीके से नंबरिंग करते हैं इसकी। और प्यूरीन का ये भाग जो है वो क्या है, एडिनिन है। क्या है भाई, एडिनिन है। फिर उसके बाद में हम किसकी बात करें, गुआनिन की। गुआनिन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले हम ऐसे ही बनाएंगे, N और यहाँ भी N। मुख्य रूप से प्यूरीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो यही होती है। ये बना दिया। अब देखिए यहाँ तो सी डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, NH2। ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया और यहाँ पर इसके साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट और यहाँ क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, गुआनिन की। किसकी बन जाएगी भी, गुआनिन की। अब देखिए एडिनिन के अंदर तो क्या होता है, ये जो प्रोसीजर है इतना इतना ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ NH2 जोड़ना है, इसके अंदर यहाँ सी डबल बॉन्ड O जोड़ना है, यहाँ NH2 जोड़ना है, बस ये बॉन्ड गायब हो जाएगा फिर। ठीक है ना, क्यों बॉन्ड ये गायब कर रहे हैं तो इसके साथ H लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो प्यूरीन जो होते हैं वो 2 ही पाए जाते हैं, एक तो एडिनिन पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है। इसकी भी नंबरिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो DNA की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होता है, एक प्यूरीन और एक पिरिमिडिन पाया जाता है। तो प्यूरीन की स्ट्रक्चर बड़ी है और पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर क्या है, छोटी है। पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर छोटी है, प्यूरीन की बड़ी है। इसलिए ना तो कभी DNA की स्ट्रक्चर के अंदर 2 पिरिमिडिन आ सकते हैं और ना ही कभी 2 इकट्ठे प्यूरीन आ सकते, क्योंकि DNA की जो संरचना बनाती है उसमें इतना ही स्पेस होता है कि एक तो पिरिमिडिन जा सकता है उसके अंदर और एक क्या जा सकता है, प्यूरीन जा सकता है। अगर 2 प्यूरीन को भेज देंगे तो वो स्ट्रक्चर फैल जाएगी या प्यूरीन उसके अंदर व्यवस्थित नहीं आएगा, और अगर हम पिरिमिडिन को भेजते हैं तो
स्पेस खाली रह जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए की जो संरचना होती है उसके अंदर इन प्यूरिन या पिरिमिडिन को काम में लिया जाता है। तो आज हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।